बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड ऑल द व्यूअर्स। उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम लोग बखैर वाफ़ियत होंगे। आज की जो वीडियो है इसमें हम लोग यूनिट 7 के जो कंसेप्चुअल शॉर्ट क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस करते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर विद द क्वेश्चन नंबर 1 कि वाई मोस्ट ऑफ द सॉलिड्स प्रेफर टू बी इन क्रिस्टलाइन स्टेट। एंड इसी में सेकेंड पार्ट हमसे ये पूछता है कि भाई व्हाट इज़ मीन बाय ग्लास ट्रांजिशन इन एमॉर्फस सॉलिड। तो दोनों थोड़ी सी अलग अलग बातें हम वन बाय वन दोनों पार्ट्स का आंसर करते हैं। पहले आप फर्स्ट पार्ट देखें कि पूछता है कि ज़्यादातर सॉलिड्स इस चीज़ को क्यों प्रेफर करते हैं, क्यों तरजीह देते हैं कि वो क्रिस्टलाइन स्टेट में रहें। बच्चों बड़ी आसान सी बात है। पहली बात देखें, अगर हमने लैपटॉप या मोबाइल में अक्सर कोई चीज़ लिखनी हो और वो चीज़ हमें एक ही चीज़ बार बार लिखनी हो, हमारे लिए आसानी किस में है कि हम उसको बार बार लिखें, खुद से टाइप करें, हाथों से लिखें, या हमारे लिए इस चीज़ में आसानी है कि हम उसको एक दफ़ा कॉपी करके पेस्ट कर लें। आप लोग कहेंगे कि डेफ़िनेटली कॉपी करके पेस्ट करना ज़्यादा आसान है। इसी तरह से आपको अगर ये कह दिया जाता है कि आपने एक शीट पे एक क्वेश्चन 50 दफ़ा लिखना है, तो वो 50 शीटों पे एक एक क्वेश्चन लिखना ज़्यादा आसान है, या आप एक क्वेश्चन जो है वो एक शीट पे लिख के उसकी 50 फ़ोटो कॉपीज़ करवा लें। तो डेफ़िनेटली फ़ोटो कॉपी वाली बात ज़्यादा आसान है। ठीक है जी। अब इसी तरह से क्या है, अब इस एग्ज़ाम्पल को यहाँ देने से मेरी मुराद ये थी या मेरा मतलब ये था कि देखें क्रिस्टलाइन स्टेट में होने की वजह से क्या होगा कि जो उन क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल्स हैं यानी एटम आइंस या मालिक्यूल्स, वो एक हाईली ऑर्डर्ड मैनर के अंदर जो है वो अरेंज हो जाएंगे, और वो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स फिर अपना पूरा क्रिस्टल स्ट्रक्चर बनाने के लिए क्या करेंगे, उसी तरतीब को रिपीट करेंगे, तो उनका पूरे का पूरा क्रिस्टल स्ट्रक्चर बिल्डअप हो जाएगा। तो ये उनके लिए बड़ी एक आसानी होती है कि क्रिस्टलाइन स्टेट में होने की वजह से उनके कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल्स जो हैं वो हाईली ऑर्डर स्ट्रक्चर में पैक हो जाते हैं, और उसी पैकिंग या उसी अरेंजमेंट को वो रिपीट करते हैं, तो उनका पूरे का पूरा क्रिस्टल स्ट्रक्चर क्या हो जाता है, बिल्डअप हो जाता है। एक बात, लेकिन इस चीज़ का उन्हें और भी बड़ा फ़ायदा होता है। क्या? इस चीज़ से उनकी जो इंटरनल एनर्जी है ना वो कम हो जाती है, जिसकी वजह से उनका उन क्रिस्टलाइन सॉलिड्स का जो क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर है वो थर्मोडाइनमिकली स्टेबल हो जाता है। अब डेफिनेटली आपके जहन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि भाई ये क्रिस्टलाइन स्टेट में होने की वजह से सिस्टम की इंटरनल एनर्जी कैसे कम होती है, और इसकी वजह से क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर स्टेबल कैसे होता है। बताता हूँ। जब सॉलिड मटेरियल क्रिस्टलाइन स्टेट में आते हैं, उसकी वजह से क्या होता है कि चूँकि उनके कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल्स के दरमियान अरेंजमेंट मौजूद होती है, और थ्रू आउट द क्रिस्टल वही अरेंजमेंट रिपीट हो रही होती है। ठीक है। तो उनके जो कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल्स हैं एटम आइंस या मालिक्यूल्स, उनके दरमियान जो बॉन्ड लेंथ है ना वो थ्रू आउट द क्रिस्टल एक जैसी रहती है, और वो बॉन्ड लेंथ इस तरह से रहती है कि उन कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल्स के दरमियान जो अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं, देखें किसी चीज़ को मेंटेन करने के लिए हमें उसको बांध के रखना होता है। अगर उसको लूज़ करेंगे तो हम ये तो नहीं कह सकते कि कोई चीज़ लूज़ है तो वो स्टेबल है, नहीं, बल्कि कोई चीज़ जितनी ज़्यादा टाइट है तो उतनी ज़्यादा वो स्टेबल है। तो क्रिस्टलाइन स्टेट में आने की वजह से उनके जो कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल्स हैं उनके दरमियान की बॉन्ड लेंथ सेम रहती है, जिसकी वजह से उनके दरमियान जो अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं वो डोमिनेट कर जाती हैं ऑन द रिपल्सिव फोर्सेस। तो उन अट्रैक्टिव फोर्सेस की का डोमिनेट कर जाना ऑन द रिपल्सिव फोर्सेस, ये उस सिस्टम की इंटरनल एनर्जी को मिनिमाइज कर लेता है। तो देखें ना, जो अट्रैक्टिव फोर्सेस थी वो डोमिनेंट होगी, तो जितनी अट्रैक्टिव फोर्सेस डोमिनेंट होंगी तो इसका मतलब वो चीज़ उतनी ज़्यादा टाइटली पैक हो गई है, तो जिसकी वजह से उनका क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, ज़्यादा स्टेबल हो जाता है। तो दैट्स वाई ज़्यादातर क्रिस्टलाइन सॉलिड्स फिर ये प्रेफर करते हैं कि वो कैसे रहें, क्रिस्टलाइन स्टेट में रहें, क्योंकि इसकी वजह से उनके कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल्स हाईली ऑर्डर स्ट्रक्चर में पैक होंगे, और एक रिपीटेटिव मैनर से वो अपने क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर को बिल्डअप कर सकते हैं। इसकी वजह से उनकी अपनी सिस्टम की इंटरनल एनर्जी कम होती है, जिसकी वजह से उनकी जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर है, उनकी जो क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर है, वो थर्मोडाइनमिकली स्टेबल होती है।
आई होप कि इसका फर्स्ट पार्ट आप लोगों को क्रिस्टल क्लियर होगा। नाउ सेकेंड पार्ट, व्हाट इज़ मीन बाय ग्लास ट्रांजिशन इन एमॉर्फस सॉलिड। बच्चों, एमॉर्फस सॉलिड के जो कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल्स होते हैं ना, उन तमाम पार्टिकल्स के दरमियान जो बॉन्ड लेंथ होती है वो एक जैसी नहीं होती, जिसकी वजह से उनके जो मेल्टिंग पॉइंट हैं वो शार्प नहीं होते। मेल्टिंग पॉइंट शार्प ना होने से मुराद ये है कि एक ही टेम्परेचर के ऊपर सारे का सारा सॉलिड आपके पास मेल्ट नहीं होता। बल्कि क्या होता है कि जैसे जैसे आप टेम्परेचर को इंक्रीज़ करते जाते हैं, टेम्परेचर इंक्रीज़ करने से वो एक सॉलिड फॉर्म से कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है एक रबड़ी या विस्कस स्टेट के अंदर। जैसे आपने अक्सर किसी प्लास्टिक की बॉटल को जलते हुए देखा हो ना, तो वो जब जल रही होती है ना तो एक पेस्ट लाइक स्ट्रक्चर बन रहा होता है जैसे जैसे वो हीट अब्जॉर्ब कर रही होती है। तो ग्लास ट्रांजिशन किसे कहते हैं कि ये आपके पास एक ग्रेजुअल ट्रांसफॉर्मेशन है जिसमें एक एमॉर्फस सॉलिड एक हार्ड ब्रिटल स्टेट से कन्वर्ट होता है कि इसमें एक विस्कस स्टेट में या एक रबड़ी जो है वो स्टेट में, जब हम उसका टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हैं। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उसका मेल्टिंग पॉइंट शार्प नहीं होता। तो आई गेस कि आपको क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो कम्प्लीटली क्लियर होगा। सो वी मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 2। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 2 है कि वाई द विंडोज़ ग्लास ऑफ ओल्ड बिल्डिंग शोज़ मिल्की अपीयरेंस विद द टाइम। कि जो कोई पुरानी बिल्डिंग है उसमें अगर जो विंडोज़ लगी हुई हैं उनके अंदर अगर ग्लास इंस्टॉल है यानी शीशा लगा हुआ है, तो टाइम गुजरने के साथ साथ वो शीशा थोड़ा सा मिल्की अपीयरेंस देना शुरू हो जाता है, थोड़ा सा धुंधला हो जाता है। ऐसा क्यों होता है बच्चों? ऐसा इस वजह से होता है कि एक यूँ समझ लें प्रोसेस है जिसको हम बोलते हैं डी विट्रिफिकेशन। ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें क्या होता है कि जो हमारे पास ग्लास है वो स्लोली उसके कुछ पार्ट क्रिस्टलाइज होना शुरू हो जाते हैं। और उन पार्ट्स के क्रिस्टलाइजेशन या क्रिस्टलाइज होने के पीछे हाथ किसका होता है? टेम्परेचर का होता है। अक्सर आपने विंडोज़ क्या करती हैं, डे टाइम में धूप को एब्जॉर्ब कर रही होती हैं और शाम के टाइम उनमें जो है वो ज़्यादातर नमी आनी शुरू हो जाती है टेम्परेचर की वजह से। यानी डे टाइम में टेम्परेचर बढ़ा हुआ होता है और शाम के टाइम में मॉइस्चराइजेशन होने की वजह से टेम्परेचर कम हो जाता है। तो इस प्रोसेस की वजह से क्या होता है, हीट एब्जॉर्ब करने की वजह से कुछ उनके पार्ट्स जो उनके कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल्स हैं ना, यानी जिस भी मटेरियल से मिलकर वो ग्लास बना होता है, तो वो कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल्स कुछ छोटी छोटी जगहों के ऊपर हीट एब्जॉर्ब करने की वजह से अरेंज होना शुरू हो जाते हैं। तो जहाँ पे भी अरेंजमेंट की बात आती है तो इसका मतलब उसके वो पार्ट्स क्या होते हैं, स्लोली क्रिस्टलाइज होना शुरू हो जाते हैं। किस वजह से? ड्यू टू टेम्परेचर फ्लक्चुएशंस। ये जो फिर छोटे छोटे क्रिस्टल बनते हैं ना, माइक्रोस्कोपिक क्रिस्टल्स, ये क्या करते हैं, इनके ऊपर जब लाइट पड़ती है ना तो ये उसको स्कैटर करते हैं, उसको फैला देते हैं, जिसकी वजह से इनमें ये क्लाउडी अपीयरेंस आ जाती है। इसकी और भी बहुत सारी वजूहत हैं जो आप इस क्वेश्चन को इन्हांस करने के लिए लिख सकते हैं कि केमिकल वेदरिंग आ गई, माइक्रो स्क्रैचेस। देखें, वक्त गुजरने के साथ साथ शीशे के ऊपर छोटे छोटे स्क्रैचेस भी आ जाते हैं ना, इसकी वजह से वो नैरो स्लिट्स के तौर पर काम करते हुए लाइट को डाइफ्रेक्ट करते हैं और इसकी वजह से भी वो मिल्की अपीयरेंस आ सकता है। इसी तरह से शीशे के ऊपर डस्ट एक्यूमुलेट हो सकती है या जिस भी मटेरियल से मिलकर वो बना हुआ है उसमें जो मेटल ऑक्साइड है उनकी ऑक्सीडेशंस की वजह से, या एजिंग इफेक्ट इन एंशियंट ग्लास प्रोटेक्शन। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है जनाब के पुराने वक्तों, अगर आप किसी ओल्ड बिल्डिंग की बात कर लें, ठीक है, यानी आज से तकरीबन 20-25 साल पुरानी अगर किसी बिल्डिंग की बात कर लें, तो उसमें जो ग्लास लगा हुआ हुआ होगा, तो तब वो ग्लास इस फैक्ट्री ने बनाया होगा तो डेफिनेटली उसके पास तब उस ग्लास को बनाने के लिए कोई ज़्यादा अच्छी और एडवांस मशीनरी मौजूद नहीं हुई होगी, जिसकी वजह से हो सकता है कि उसमें पहले ही से इम्प्योरिटीज़ मौजूद हों, वो शीशा इतना प्योर करके उन्होंने बनाया ही ना हो। इसकी वजह से भी क्लाउडी या मिल्की अपीयरेंस आ सकती हैं। तो ये वो तमाम वजूहत हैं जिसकी वजह से एक ओल्ड बिल्डिंग की जो विंडो पे लगा हुआ ग्लास है वो टाइम के गुजरने के साथ साथ मिल्की अपीयरेंस शो करने लगता है। क्वेश्चन नंबर 3 भाई, बड़े आसान आसान से क्वेश्चन है इस यूनिट के। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि इलास्टिक बॉडी के अंदर स्ट्रेस और स्ट्रेन में से ज़्यादा ताकत किसकी है?
ज़्यादा बड़ा कौन है, यानी फंडामेंटल क्वांटिटी इनमें से कौन सी है। बच्चों याद रखें कि स्ट्रेस और स्ट्रेन में से जो आपके पास स्ट्रेन है ना, वो आपके पास फंडामेंटल क्वांटिटी है। यहाँ पे मैं लिखना भूल गया, वैसे अगर आप लिख लें ना इस लाइन से पहले कि स्ट्रेन इज़ द फंडामेंटल क्वांटिटी, तो तब नहीं, बल्कि सॉरी मैंने लिखा हुआ है स्ट्रेन इज़ मोर फंडामेंटल। अब इसकी रीज़न क्या है, देखें आपके पास एक रबड़ है आपके हाथ में, उसको आप खींचना शुरू करते हैं, ठीक है, बात को ज़रा गौर से समझिएगा। आप उसको खींचना शुरू करते हैं, एक तो ये है ना कि आप उस पर बाहर से फोर्स लगा रहे हैं, एक्सटर्नल फोर्स। उस फोर्स लगने की वजह से उसकी लेंथ इंक्रीज हो रही है, यानी उसके अंदर स्ट्रेन प्रोड्यूस हो रहा है। बात क्लियर हो गई यहाँ तक। अब सवाल ये है कि जब आप वो एक्सटर्नल फोर्स हटाएंगे तो क्या रबड़ में जो स्ट्रेन प्रोड्यूस हो रखा है वो वैसे का वैसा ही रहेगा। अब कहेंगे नहीं सर, जब हम एक्सटर्नल फोर्स को हटाते हैं ना तो वो रबड़ वापस अपनी ओरिजिनल शेप रीगेन करने की कोशिश करता है। तो नाउ क्वेश्चन इज़ दैट कि वो शेप रीगेन करने की कोशिश करता कैसे, उसके पास ऐसा क्या आता है। देखें जो हमने अप्लाइड फोर्स लगाई ना, उसके नतीजे में दरअसल क्या हुआ कि उसमें एक रिएक्शन फोर्स डिवेल्प हो रही है। वो जो रिएक्शन फोर्स डिवेल्प हो रही है ना, उसको हम कहते हैं इंटरनल स्ट्रेस। और इंटरनल स्ट्रेस कितना डिवेल्प होगा, अगर मैं थोड़ा सा स्ट्रेन यानी उसको हल्का सा उसकी लेंथ में इंक्रीज करूं, तो जो इंटरनल स्ट्रेस है यानी उसमें जो वापस अपनी शेप रीगेन करने की प्रॉपर्टी है वो भी थोड़ी सी प्रोड्यूस होगी ना। जितना ज़्यादा मैं स्ट्रेन प्रोड्यूस करता जाऊंगा इतना ज़्यादा उसके अंदर इंटरनल स्ट्रेस प्रोड्यूस होता जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे अभी उस इंटरनल स्ट्रेस को प्रोड्यूस करने वाली क्वांटिटी कौन सी है, इन यस स्ट्रेन। इसका मतलब फंडामेंटल क्वांटिटी कौन सी हुई। अच्छा ये चीज़ याद रखें कि इंजीनियरिंग फील्ड में एक्सटर्नल स्ट्रेस से भी ज़्यादा जो इंटरनल स्ट्रेस है यानी जो रिएक्शन है टू द एक्सटर्नल स्ट्रेस वो ज़्यादा मैटर करता है। आपने स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व में भी देखा होगा कि हम स्ट्रेन को एक्स एक्सिस पे लेते हैं और स्ट्रेस को वाई एक्सिस पे लेते हैं, क्योंकि जब भी हम ग्राफ प्लॉट करते हैं ना तो एक्स एक्सिस पे वो क्वांटिटी रखते हैं जो इंडिपेंडेंट होती है और वाई एक्सिस पे वो क्वांटिटी रखते हैं जो डिपेंडेंट होती है। तो हमने स्ट्रेन को जो है वो एक्स एक्सिस पे रखा हुआ होता है, स्ट्रेस को हम वाई एक्सिस पे रखते हैं। वो जो स्ट्रेस होता है बेसिकली वो इंटरनल स्ट्रेस होता है। इसका मतलब स्ट्रेन आपके पास वो प्रॉपर्टी है जो कि रिप्रेजेंट करती है किस चीज़ को, एक्चुअल डिफॉर्मेशन को। अब आई होप कि इतनी ज़्यादा एक्सप्लेनेशन के बाद ये जो वर्डिंग्स मैंने लिखे हैं ये अब आप लोगों के लिए समझना कोई भी मुश्किल नहीं है कि स्ट्रेस इज़ द फंडामेंटल बिकॉज स्ट्रेन इज़ मोर फंडामेंटल बिकॉज it represents the actual deformation that occurs in the materials while stress is the reaction to the deformation। बात समझ में आ गई। स्ट्रेस इमर्ज फ्रॉम द फोर्स एप्लीकेशन। स्ट्रेस किस वजह से आता है जी, जो हम फोर्स अप्लाई करते हैं उसकी वजह से। लेकिन स्ट्रेन क्या है, स्ट्रेन उस फोर्स का रिस्पॉन्स है। फर्दर मोर स्ट्रेस जो है वो एक डिराइव्ड क्वांटिटी है दैट डिपेंड्स ऑन हाउ मटेरियल स्ट्रेन्स अंडर एन अप्लाइड लोड। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि अप्लाइड फोर्स की वजह से कितना स्ट्रेन प्रोड्यूस होगा, इसी की वजह से आपके पास क्या चीज़ डिराइव होना शुरू हो जाती है, स्ट्रेस। तो स्ट्रेस आपके पास एक डिराइव्ड क्वांटिटी है जो कि इस चीज़ के ऊपर डिपेंड करती है कि स्ट्रेन कितना प्रोड्यूस होगा जब हम उसके ऊपर किसी भी मटेरियल के ऊपर कोई लोड या फोर्स अप्लाई करेंगे। यानी स्ट्रेस किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, स्ट्रेन के ऊपर। वो स्ट्रेन हमारे पास ऑब्जर्वेबल होता है, जो भी लेंथ में इंक्रीज आ रही होती है ना उसको हम देख पा रहे होते हैं। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 है जी कि क्या टेंसाइल स्ट्रेस वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन प्रोड्यूस कर सकता है, एक्सप्लेन करें। तो सबसे पहली बात तो ये है सीधा सा जवाब कि यस, टेंसाइल स्ट्रेस जो है ना वो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन प्रोड्यूस कर सकता है। अब इस चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए मैं आप लोगों को एक वीडियो दिखाता हूँ, ज़रा उस पर गौर कीजिए। The rubber band. If you take a rubber band and stretch it along its length will obviously increase. But it is also quite intuitive that at the same time, the band will get thinner. Poisson's ratio can tell us how much thinner the band is going to get. What about for a generic lump of material? Take this little orange cuboid. If we apply a compressive force to it, it will expand in the directions which are perpendicular to the direction in which we are applying the load.
We call the direction along which the load is applied the longitudinal direction, and we call the perpendicular directions the lateral directions. देखें जी, हमने ये वीडियो में क्लियरली देखा कि टेंसाइल स्ट्रेस जो है वो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन प्रोड्यूस कर सकता है, लेकिन ये किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है? ये डिपेंड करता है कॉन्टेक्स्ट के ऊपर कि किस कॉन्टेक्स्ट में आखिर बात हो रही है और किस मटेरियल के ऊपर ये हम जो है ये आइडिया अप्लाई कर रहे हैं। वो कहते हैं ना कि देखें, इफ़ द टेंसाइल स्ट्रेस लीड्स टू इलोंगेशन इन वन डायमेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन इन द परपेंडिकुलर डायरेक्शन, जैसे अभी आपने वीडियो में देखा कि जिस डायरेक्शन में हम लेंथ को इंक्रीज़ कर रहे हैं ना, उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में वो रबर बैंड क्या हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट होना शुरू हो गया। या जो आपने बॉक्स की एग्जांपल देखी उसमें, तो जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि आपके पास नेट चेंज इन वॉल्यूम आता है। और ये जो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन है ये डिपेंड करती है किसके ऊपर, उस मटेरियल की पॉइसन रेशो के ऊपर, जिसमें पॉइसन रेशो मैंने आपको वहाँ पे भी बताया था कि वो क्या होती है कि हमारे पास ट्रांसफ़र यानी लेटरल स्ट्रेन कितना प्रोड्यूस होता है डिवाइडेड बाय कितना उसमें लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन प्रोड्यूस हो रहा है। तो सिंपल सी बात कि यस, आपके पास टेंसाइल स्ट्रेस जो है वो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन प्रोड्यूस कर सकता है। किस सूरत में? सिर्फ़ और सिर्फ उस सूरत में कि अगर हम एक डायरेक्शन जब हम उस मटेरियल के ऊपर स्ट्रेस अप्लाई कर रहे हैं, तो अगर वो एक डायरेक्शन में लेंथ में इंक्रीज़ लाए और दूसरी डायरेक्शन में उसी की परपेंडिकुलर डायरेक्शन में वो क्या कर ले कि उस मटेरियल को कॉन्ट्रैक्ट करना शुरू कर दे, तो तब ही आपके पास टेंसाइल स्ट्रेस क्या कर सकता है, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन प्रोड्यूस कर सकता है, विच इन टर्न्स डिपेंड्स अपॉन द पॉइसन रेशो। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है कि फोर्स एक्सटेंशन ग्राफ की स्लोप क्या चीज़ रिप्रेजेंट करती है, कौन सी क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करती है? तो देखें जी, आसान सी बात कि जब भी हम स्लोप कैलकुलेट करते हैं ना, तो स्लोप कैलकुलेट करने का फार्मूला क्या होता है, जो वाई एक्सिस पे क्वांटिटी है डिवाइडेड बाय जो एक्स एक्सिस पे क्वांटिटी है, ठीक है। तो आसान सी बात, अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ एफ इज़ इक्वल्स टू के एक्स। अब यहाँ से ज़रा देखें, जब मैं इस फोर्स एक्सटेंशन ग्राफ की स्लोप फाइंड आउट करूँगा, तो स्लोप का फार्मूला क्या होगा, फोर्स डिवाइडेड बाय एक्सटेंशन। अब यहाँ से ज़रा इस एक्स को, दिस इज़ द एक्सटेंशन, इसको ज़रा इधर आके फोर्स के साथ डिवाइड करें ना, आपके पास क्या बन जाएगा, एफ डिवाइडेड बाय एक्स। ठीक है जी, एफ डिवाइडेड बाय एक्स। तो यहाँ पे क्या बच गया, इज़ इक्वल टू के। अब ये के क्या होता है, ये होता है स्प्रिंग कांस्टेंट। इसका मतलब आपके पास जो फोर्स एक्सटेंशन ग्राफ है उसकी जो स्लोप है या उसका जो ग्रेडियंट है वो किस क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, वो स्प्रिंग कांस्टेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, या इसको हम स्टिफनेस भी कहते हैं। ठीक है जी, ऑफ अ मटेरियल। इट इंडिकेट्स, ये इस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है कि कितनी फोर्स हमें रिक्वायर्ड होगी, दिस वन, टू प्रोड्यूस अ यूनिट एक्सटेंशन। यूनिट एक्सटेंशन एक्स प्रोड्यूस करने के लिए हमें कितनी फोर्स रिक्वायर्ड होगी, यानी फोर्स एक्सटेंशन ग्राफ की जो स्लोप है वो किस चीज़ को रिप्रेजेंट करती है कि हमें किसी भी मटेरियल के अंदर यूनिट एक्सटेंशन प्रोड्यूस करने के लिए कितनी फोर्स रिक्वायर्ड होगी। जनाब, इसको हम क्या बोलते हैं, दिस इज़ द स्लोप ऑफ फोर्स एक्सटेंशन ग्राफ। जितनी ज़्यादा हाई स्लोप होगी, इसका मतलब है कि वो मटेरियल उतना ज़्यादा स्टिफ है, यानी उतना ज़्यादा सख्त है, उसमें एक्सटेंशन प्रोड्यूस करना उतनी ज़्यादा मुश्किल है। और जितनी लोअर स्लोप होगी, यानी इस स्लोप की वैल्यू आपके पास कम आएगी, इसका मतलब वो मटेरियल उतना ज़्यादा फ्लेक्सिबल है, उसमें एक्सटेंशन प्रोड्यूस करना उतना ज़्यादा ईजी है। तो दिस इज़ द क्वेश्चन नंबर 5। नाउ मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 6। क्या स्ट्रेन एनर्जी की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होती है या ये कभी नेगेटिव भी हो सकती है? अच्छा जी, पहली बात कि स्ट्रेन एनर्जी की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होगी। बाकी तमाम बातों का भी, इन सारी कहानी को छोड़ें, आपने स्ट्रेन एनर्जी का फार्मूला क्या पढ़ रखा है, 1/2 वाई ए एल डिवाइडेड इंटू एक्स केयर। ठीक है, वाई ए एल इंटू एक्स केयर। देखें, जब भी आप स्ट्रेन प्रोड्यूस करेंगे ना, तो स्ट्रेन यानी लेंथ को इंक्रीज़ करेंगे तो एक्स की वैल्यू पॉजिटिव होगी, या अगर वॉल्यूम को इंक्रीज़ करेंगे तो वी की वैल्यू पॉजिटिव होगी, यानी चेंज इन वॉल्यूम पॉजिटिव आएगा या चेंज इन लेंथ पॉजिटिव आएगी। लेकिन अगर आप क्या कर लें, वॉल्यूम को डिक्रीज़ करें या लेंथ को कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो दोनों सूरतों में आपके पास यहाँ पे जो एक्सटेंशन आ रही है या चेंज इन वॉल्यूम आ रहा है,
वो क्या होगा, नेगेटिव। लेकिन जब उसकी वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे तो नेगेटिव का स्केयर क्या जनरेट करेगा, वापस पॉजिटिव वैल्यू। तो मैथमेटिकली आपको बता रहा हूँ कि स्ट्रेन एनर्जी कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, उसकी हमेशा वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव होगी। तो देख लेते हैं जी कि इसका अब मतलब क्या है, स्ट्रेन एनर्जी की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होने का मतलब क्या होगा। कि स्ट्रेन एनर्जी इज ऑलवेज पॉजिटिव बिकॉज इट रिफ्लेक्ट्स the energy stored in the material due to deformation, and the work done to achieve this formation is always positive। स्ट्रेन एनर्जी इस चीज़ को रिप्रेजेंट करती है, किस चीज़ को, एनर्जी स्टोर इन द के डीफॉर्मेशन के नतीजे में मटेरियल में जो एनर्जी स्टोर होगी। और एनर्जी किस वजह से आती है, जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर वर्क करते हैं और वो वर्क हमेशा उसके ऊपर पॉजिटिव होगा, रिगार्डलेस, इस चीज़ के बावजूद कि मटेरियल जो है वो अंडर टेंशन है, यानी उसमें आप एक्सटेंशन प्रोड्यूस कर रहे हैं, या कंप्रेशन यानी उसमें नेगेटिव चेंज ला रहे हैं। स्ट्रेन एनर्जी कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, क्योंकि नेगेटिव एनर्जी का मतलब क्या है, नेगेटिव एनर्जी का मतलब ये है कि उस मटेरियल में से एनर्जी रिलीज हो रही है, जो कि फिजिकल लॉस की कंट्राडिक्शन है। ठीक है, क्योंकि विदाउट एनी वर्क आप ये तो नहीं कह सकते कि रबड़ में से एनर्जी रिलीज हो रही है, नहीं, उसमें कब आएगी एनर्जी, जब आप उसमें एक्सटेंशन प्रोड्यूस करेंगे तो सो दैट। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है कि किन टाइप के लोड के ऊपर स्ट्रेन एनर्जी डिपेंड करती है, इस चीज़ को एक्सप्लेन करें। देखिए जी, स्ट्रेन एनर्जी जो है ना वो डिपेंड करती है टाइप्स ऑफ लोड के ऊपर। ठीक है, अप्लाई टू द मटेरियल। क्यों? क्योंकि जो डिफरेंट टाइप के लोड्स हैं ना वो डिफरेंट टाइप की डिफॉर्मेशन लाते हैं। क्योंकि स्ट्रेन एनर्जी सारी की सारी डिपेंड करती है किसके ऊपर, कि ऑब्जेक्ट में डिफॉर्मेशन किस अंदाज में आ रही है। तो फिर डिफरेंट टाइप के जो लोड्स हैं वो डिफरेंट टाइप की डिफॉर्मेशन लाएंगे, जिसकी वजह से डिफरेंट टाइप की एनर्जी स्टोर होगी। तो एनर्जी स्टोर ड्यू टू डिफॉर्मेशन वेरीज अकॉर्डिंगली, वो उसी के मुताबिक फिर वेरी करेगी। यहाँ पे जी कुछ टाइप्स ऑफ लोड हैं दैट अफेक्ट द स्ट्रेन एनर्जी। याद रखें एक बात कि किन किन टाइप्स के किन लोड्स के ऊपर जो है वो, किन टाइप्स ऑफ लोड्स के ऊपर जो है वो स्ट्रेन एनर्जी डिपेंड करती है। सबसे पहले है टेंसाइल एंड कंप्रेसिव लोड्स के ऊपर। ये जो ब्रैकेट में मैंने लिखा हुआ है ना, ये जस्ट आइडिया को मज़ीद क्लियर करने के लिए आपको लिखा हुआ है कि टेंसाइल और कंप्रेसिव लोड किस टाइप की डिफॉर्मेशन लाते हैं। ठीक है, प्रोड्यूस नॉर्मल स्ट्रेस एंड नॉर्मल स्ट्रेन, स्टोरिंग एनर्जी ड्यू टू इलोंगेशन या कंप्रेशन। यानी टेंसाइल या कंप्रेसिव लोड की वजह से या तो इलोंगेशन होगी, टेंसाइल की वजह से, कंप्रेसिव की वजह से कंप्रेशन होगी। ये पेपर में लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये ब्रैकेटेड टर्म्स, ये आपके आइडिया को क्लियर करने के लिए, आपकी कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए। इस तरह से सेकंड टाइप में आपके पास शेयर लोड है, जिसकी वजह से ऑब्जेक्ट में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आती है बिटवीन द लेयर्स, बेंडिंग की वजह से, जिसमें जो है वो एनर्जी स्टोर होती है ड्यू टू फ्लेक्चर, और टॉर्शनल लोड जिसकी वजह से, जिसमें ट्विस्टिंग की वजह से एनर्जी स्टोर होती है। तो स्ट्रेन एनर्जी इसका मतलब डिपेंड करती है आपके पास किस चीज़ के ऊपर, डिफरेंट टाइप की डिफॉर्मेशन के ऊपर, जो कि डिफरेंट टाइप के लोड्स की वजह से आती है। मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आई बिलीव कि ये समझ आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 8, वाई सस्पेंशन ब्रिजेज आर रिटन विद देयर टाइम पीरियड ऑफ यूज एंड ऑफ वाई आफ्टर दैट पीरियड इट इज़ डेंजरस टू यूज़ द ब्रिज। सस्पेंशन ब्रिजेस कैसे होते हैं, ये मैं आपको फिगर में दिखा पा रहा हूँ जी। यहाँ पे आप लोग काइंडली देख लीजिए कि सस्पेंशन ब्रिजेस जिनको सस्पेंड किया जाता है जी, साइडों के ऊपर आप लोग देख सकते हैं ये तारें लगी हुई हैं, और इन वायर्स की मदद से इनको सस्पेंड किया जाता है। तो एक ख़ास टाइम पीरियड के अंदर जो है वो आप इनको यूज़ कर सकते हैं, उसके बाद इनको यूज़ करना डेंजरस हो सकता है। क्यों? पहली बात जी कि सस्पेंशन ब्रिजेस आर गिवन अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ यूज़ बिकॉज इनवाइटेबल डिग्रेडेशन ऑफ द मटेरियल। देखें जी, टाइम के साथ साथ जिस मटेरियल से हमने उन ब्रिजेस को बनाया होता है तो वो डिग्रेड होना शुरू हो जाते हैं, लोडिंग कंडीशंस चेंज होना शुरू हो जाती हैं। जैसे अगर आप आज से 20 साल पुराना अगर पुल देखें तो उसमें से हो सकता है कि आज से 20 साल पहले लोगों के पास इतनी गाड़ियाँ नहीं होती थी। एक दिन में अगर आपने किसी जगह के ऊपर पुल लगाया हुआ है तो हो सकता है वहाँ से गुज़रते हुए जो गाड़ी गुज़रती, हो सकता है पूरे दिन में उसमें से जो है वो 500 गाड़ियाँ गुज़रें। लेकिन अब मौजूदा दौर में 20 साल के बाद उसमें से हो सकता है कि आजकल 2000 गाड़ियाँ गुज़र रही हैं। और मोर ओवर कि जो गाड़ियाँ वहाँ से 20 साल पहले जितना लोड लेके गुज़रती थी,
आज का लोड उससे ज़्यादा हो गया हो, तो इसका मतलब कि फिर वक्त के साथ साथ वो उस ब्रिज के ऊपर जो लोड पड़ता रहता है वो भी चेंज होता रहता है। और डेफिनेटली वक्त के साथ साथ जो सेफ्टी के स्टैंडर्ड्स है वो भी चेंज होते रहते हैं। तो डेफिनेटली इसकी वजह से सस्पेंशन ब्रिजेस को एक ख़ास टाइम पीरियड दिया जाता है। इस पीरियड के बाद ब्रिज को इस्तेमाल करना जो है वो डेंजरस हो सकता है, क्योंकि वक्त के गुजरने के साथ साथ वो मटेरियल आपके पास जो है वो फ्रेजाइल हो जाता है, फटीक हो जाता है, कमज़ोर हो जाता है, उसको ज़ंग लग सकता है, ट्रैफिक लोड इंक्रीज़ हो सकता है। इसमें कुछ इन्वायरमेंटल फैक्टर्स यानी एसिड रेन्स वगैरह, जो टेम्परेचर की फ्लक्चुएशंस या इन्वायरमेंट की फ्लक्चुएशंस की वजह से भी वो मटेरियल कमज़ोर हो सकता है, और कुछ स्ट्रक्चरल कंसर्न्स की वजह से भी आप इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। ऐसे ब्रिज को अगर आप कंटिन्यूसली यूज़ करते रहेंगे विदाउट द सिग्निफिकेंस मेंटेनेंस या अपग्रेड्स, तो इसकी वजह से कुछ कैटास्ट्रोफिक फेलियर्स आ सकते हैं, जिसकी वजह से ये अनसेफ हो सकता है फॉर द पब्लिक यूज़। देयरफॉर इट इज़ क्रिटिकल टू आइदर रीइंफोर्स और रिप्लेस द ब्रिज इट्स डिज़ाइन आफ्टर इट्स डिज़ाइन टू इंश्योर सेफ्टी। तो आई गेस कि ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर होगा। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 9। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 9 है कि अगर हम एक वायर को ब्रेक करना चाहते हैं तो हम रिपीटेड बेंडिंग्स क्यों इस्तेमाल करते हैं। देखें, अक्सर एक तार के टुकड़े को पकड़ के ना अगर हम ऐसे लगातार बेंड करें तो इसकी वजह से वो दरमियान से टूट जाता है। ऐसा क्यों होता है, यानी कैसे ये इस चीज़ को इफ़ेक्ट करता है। तो सबसे पहली बात कि रिपीटेड बेंडिंग करने की वजह से क्या होती है कि तार की जो लचक होता है ना, यानी उसकी जो इलास्टिक स्ट्रेंथ है वो कम होने लगती है, उसकी वजह से वो ईज़िली ब्रेक हो सकती है। देखें, इलास्टिक स्ट्रेंथ के कम होने का मतलब ये है कि जितना ज़्यादा हम उसमें रिपीटेड बेंडिंग्स करेंगे ना, उतनी उसमें जो अपनी शेप रीगेन करने की प्रॉपर्टी है वो ख़त्म होती जाएगी। यानी बाय रिपीटेड बेंडिंग्स जो इलास्टिक प्रॉपर्टी है ना, मटेरियल की इलास्टिक प्रॉपर्टी से मतलब अपनी शेप को रीगेन करने की प्रॉपर्टी, वो आहिस्ता आहिस्ता क्या हो जाएगी, उसको हम डैमेज कर रहे हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं इलास्टिक फटीग, यानी इलास्टिकली कम हो जाना, उसकी लचक कम हो जाना। इसकी वजह से वो अपनी शेप को दोबारा से मेंटेन करेगी, दोबारा से शेप को रीगेन करेगी। ज़रा रिपीटेड बेंडिंग करने से हम क्या कर रहे हैं, उसकी वो प्रॉपर्टी उससे छीन रहे हैं। तो इस प्रोसेस की वजह से क्या होगा कि जितना स्टैटिक सिचुएशन से मतलब बेंड करने से पहले जितना हमें उसको लोड रिक्वायर्ड था तोड़ने के लिए, जितनी फोर्स हम लगा के उसको तोड़ते, उससे बहुत ज़्यादा कम लोड के ऊपर भी हम उसको क्या कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं। तो दैट्स वाई वी आर एबल टू ब्रेक द वायर बाय रिपीटेड बेंडिंग्स। तो आसान सी बात कि रिपीटेड बेंडिंग करने से क्या होगा कि उसकी जो इलास्टिक प्रॉपर्टीज़ हैं उनको हम इफ़ेक्ट कर रहे होंगे, उसको हम डैमेज कर रहे होंगे, जिसकी वजह से वो इलास्टिकली फटीग हो जाएगी, जिसकी वजह से वो थोड़े सा भी स्ट्रेस अप्लाई करके, थोड़ा सा भी लोड अप्लाई करके हम उसको ईजिली ब्रेक कर सकते हैं। द लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। अच्छा जी, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होता क्या है, द रेशियो ऑफ स्ट्रेस टू स्ट्रेन, यानी कितना हम स्ट्रेस अप्लाई करके किसी ऑब्जेक्ट में कितना स्ट्रेन प्रोड्यूस कर सकते हैं। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इस चीज़ की इन्फॉर्मेशन देता है। तो जिस ऑब्जेक्ट का मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ज़्यादा है ना, तो इसका मतलब वो ऑब्जेक्ट उतना ज़्यादा सख्त है, उसमें आप ज़्यादा स्ट्रेन प्रोड्यूस नहीं कर सकते। तो हमें उसकी स्टिफनेस के बारे में, यानी उसकी सख्ती के बारे में इंफॉर्मेशन देता है, कितना वो सूटेबल है फॉर वेरियस इंजीनियरिंग एप्लीकेशंस, इस चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। इन एड्स, यानी इसी के साथ साथ मटेरियल सिलेक्शन, स्ट्रक्चरल डिज़ाइन एंड अंडरस्टैंडिंग द परफॉर्मेंस ऑफ मटेरियल अंडर लोड, इस चीज़ के बारे में भी जो है वो हमें इंफॉर्मेशन देता है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, मेकिंग इट एसेंशियल in ensuring the safety and effectiveness of engineered system। इंजीनियरिंग सिस्टम में कोई भी मटेरियल जो हम इस्तेमाल करने जा रहे हैं, उससे हम जो भी स्ट्रक्चरल डिज़ाइन बनाएंगे, जो भी मटेरियल या जो भी डिज़ाइन या जो भी चीज़ हम बनाने जा रहे हैं, जैसे अगर हम कोई पुल बनाना चाह रहे हैं तो वो स्टील का ज़्यादा बेहतर रहेगा या आयरन का ज़्यादा बेहतर रहेगा, तो डिपेंड करता है ये किसके ऊपर, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी के ऊपर। तो हमें मटेरियल की सिलेक्शन में हेल्प करता है, उसके स्ट्रक्चरल डिज़ाइन में, उस लोड
अप्लाई करने से वो मटेरियल कैसा परफॉर्म करेगा, इस तमाम चीज़ के बारे में हमें मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ही इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। आई बिलीव कि ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ आ गए होंगे। मज़ीद किसी किस्म की कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तब तक के लिए जो है वो अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।